नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम सोशियोलॉजी के सिलेबस और CGPSC मेंस 2018 में सोशियोलॉजी से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस को मैंने 9 चैप्टर में बांट दिया है। अब एक एक करके हर चैप्टर्स के टर्मिनोलॉजी को समझाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप इनके वीडियोस देखें तो आपको आसान लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है समाजशास्त्र। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, है ना। अर्थ मैं बता देता हूं। समाजशास्त्र क्या है? संबंधों का जाल। समाजशास्त्र क्या है? संबंधों का जाल। ठीक, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। उदाहरण, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कहाँ से आया? अपने माता पिता से आया। व्यक्ति की कोई पत्नी है, व्यक्ति मंदिर जाता है, व्यक्ति के दोस्त यार भी हैं। ठीक, व्यक्ति ऑफिस जाता है और ऑफिस के कर्मचारियों से मिलता है। ठीक, तो एक ही व्यक्ति का दुनिया के हजारों लोगों से किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इसे कहा जाता है संबंधों का जाल और इसी का अध्ययन करना समाज शास्त्र कहलाता है। क्लियर है? फिर क्षेत्र, प्रकृति और महत्व भी हम पढ़ेंगे, है ना। वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगा ये आपको। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे प्राइमरी कंसेप्ट, प्राथमिक अवधारणाएं। इसमें हम पढ़ेंगे समाज, सोसाइटी, समुदाय, कम्युनिटी, समिति, एसोसिएशन, संस्था, इंस्टीट्यूशन, जनरीति, लोकाचार, फोकवेस और मूरेस। ठीक, अब एक एक करके इसे समझाने का मैं प्रयास करता हूं। समाज क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जब बातचीत करे, अंतःक्रिया करे, है ना, तो वो समाज बन जाता है। समुदाय क्या है? समुदाय में व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करे या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे और जिसमें हम की भावना हो। हम की भावना मतलब सुख दुख में साथ साथ रहना, तब हम इसे समुदाय कहेंगे। जैसे रायपुर एक समुदाय है, बिलासपुर एक समुदाय है, क्योंकि रायपुर या बिलासपुर व्यक्तियों का समूह है ना। इन लोग किसी विशेष क्षेत्र मतलब रायपुर में रहते हैं या बिलासपुर में रहते हैं और इसमें रायपुर के प्रति या बिलासपुर के प्रति इन लोगों में हम की भावना पाई जाती है, तो रायपुर क्या हो गया? समुदाय हो गया। ठीक, समिति और संस्था देखते हैं। समिति और संस्था, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन। ठीक, समिति क्या है? ये है व्यक्तियों का समूह जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था है नियमों का समूह। ठीक है, उदाहरण जैसे महाविद्यालय समिति है और संस्था भी है, कोचिंग समिति के साथ साथ संस्था है, परिवार समिति के साथ साथ संस्था है, मंदिर समिति के साथ साथ संस्था है ना। उदाहरण एक लेते हैं हम, कोचिंग समिति के साथ साथ संस्था है। क्यों? क्योंकि कोचिंग में व्यक्तियों का समूह मतलब फैकल्टीज और स्टूडेंट्स। कोचिंग के उद्देश्य मतलब आप लोग को गवर्नमेंट जॉब दिलाना, है ना, तो इस रूप में कोचिंग समिति है। अब ये संस्था क्यों है? क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाएगी, नियम बनाएगी, है ना। पढ़ाने का तरीका मतलब शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली, ठीक, टाइम टेबल। ठीक है, तो इस रूप में कोचिंग क्या हो जाएगा? संस्था हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं जनरीति और लोकाचार। जनरीति और लोकाचार दोनों ही नियम होते हैं। जनरीति मतलब फोकवेस और दूसरा है लोकाचार, दोनों ही नियम है। दोनों में क्या अंतर है? जनरीति के नियम सरल होते हैं, लोकाचार के नियम कठोर होते हैं। इसका पालन करना आवश्यक है, जनरीति का पालन करना आवश्यक है, जबकि लोकाचार का पालन करना अति आवश्यक है। ठीक, इसमें व्यक्तिगत कल्याण की भावना होती है और इसमें समूह कल्याण की भावना होती है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे भोजन करने के पहले भोजन को प्रणाम करना जनरीति है, माता पिता का अभिवादन करना जनरीति है। इसके नियम सरल हैं, इसका पालन करना आवश्यक है। ठीक, इसमें व्यक्ति के कल्याण की भावना होती है। जैसे माता पिता का अभिवादन मैं करूं तो सिर्फ मुझे फायदा होगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ठीक, लोकाचार के नियम कठोर होते हैं और इसका पालन करना अति आवश्यक है। पालन नहीं करेंगे तो समाज द्वारा दंड दिया जाएगा। जनरीति का पालन न करने पर समाज द्वारा दंड नहीं मिलेगा, जबकि लोकाचार का पालन न करने पर समाज द्वारा दंड मिलेगा, है ना। इसमें समूह के कल्याण की भावना होती है, समूह का कल्याण माना जाता है। उदाहरण के लिए
लोकाचार क्या है, तो मृत्यु भोज लोकाचार है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो समाज के लोगों को, समूह के लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। यदि नहीं किया ऐसा तो फिर पंचायत या समाज या समूह उस परिवार पर जुर्माना लगाएगा, उस पर दंड लगाएगा। ठीक, इसमें नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। माता पिता का अभिवादन करना एकदम ज़्यादा जरूरी नहीं है, और पालन, माता पिता का अभिवादन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि माता पिता हमें मारने पीटने लग जाएंगे। क्लियर है, ये आवश्यक है, जबकि लोकाचार अति आवश्यक है। क्लियर है, व्यक्ति के कल्याण की भावना होती है और इसमें समूह का कल्याण माना जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे व्यक्ति एवं समाज। चैप्टर नंबर 3 में व्यक्ति एवं समाज। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, परिस्थिति, स्टेटस, भूमिका, रोल, संस्कृति, कल्चर, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस, जैसे मेरा स्टेटस क्या है, मैं टीचर हूँ, है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति क्या है, टीचर। घर में जाऊँगा, माता पिता हैं तो घर में मेरी परिस्थिति है बेटा। ठीक, अपने भाई बहन के सामने जाऊँगा तो मेरी परिस्थिति फिर से चेंज, मैं भैया बन जाऊँगा। ठीक है, भूमिका क्या है, भूमिका मतलब कार्यों की अपेक्षा करना समूह या समाज द्वारा परिस्थिति धारण करने के बाद। ठीक, परिस्थिति धारण करने के कारण, परिस्थिति मतलब पद, पद धारण करने के कारण समूह या समाज द्वारा हमसे जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है वह हमारी भूमिका कहलाती है ना। जैसे मेरी परिस्थिति टीचर है तो आप लोग मुझसे क्या अपेक्षा करेंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो पढ़ाना मेरी क्या हो गई, भूमिका हो गई। ठीक, फिर संस्कृति, संस्कृति मतलब लोगों के जीने का ढंग, खान पान, रहन सहन, है ना, पहनना ओढ़ना, ये सब क्या है, संस्कृति है। ठीक, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जैसे हम बोलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है भाई, है ना, तो हम क्या देख के बोलते हैं, शरीर को देख के बोलते हैं, मतलब शारीरिक गुण को देख के हम बोल देते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी है, दिखने में हैंडसम है ना, बॉडी अच्छी है, तो हम बोल देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। जबकि केवल शरीर के गुणों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। इसके साथ साथ होना चाहिए मानसिक रूप से मजबूत या मानसिक गुणों से युक्त, सामाजिक गुणों से युक्त, सांस्कृतिक गुणों से युक्त, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। ठीक है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों से युक्त होते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तित्व अच्छी है। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। ठीक, जैसे बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, मैं पढ़ाना सीखता हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के तरीके सीखता हूँ, आप लोग पढ़ना सीखते हैं, तो यही सीखने की प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण है। लेकिन ध्यान रखेंगे सभी सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण नहीं कह सकते। समाजीकरण सिर्फ उन्हीं क्रियाओं, प्रक्रियाओं को कहा जाएगा जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, है ना। जैसे बच्चा गाली देना सीखता है तो हम इसे समाजीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि ये समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। चोरी करना समाजीकरण नहीं है क्योंकि ये समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी स्टूडेंट दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो ये भी समाजीकरण नहीं है क्योंकि ये मेरे द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा चैप्टर, धर्म, वर्ण, पुरुषार्थ और आश्रम। धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है धारण करना। ठीक, क्या धारण करना, संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को धारण करना। जैसे मैं बेटा हूँ तो मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना, मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म है आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे डिटेल से। वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण करना या चुनाव करना, इसमें हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। फिर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में हम पढ़ेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। पुरुषार्थ क्या है, इसमें 4 शब्द याद रखना है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसकी संतुष्टि के लिए प्रयास करना, उद्यम करना पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक, आश्रम श्रम धातु से बना है, इसका अर्थ होता है प्रयास करना। ठीक है, जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए इसे 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। इस विषय में, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब है ऊंच नीच। जैसे जाति में स्तरीकरण पाया जाता है, उच्च जाति बोलते हैं, निम्न जाति बोलते हैं, है ना। जैसे ब्राह्मण
उच्च जाति है, शूद्र, निम्न जाति है। वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं, इसमें सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करेंगे, है ना। तो सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तीनों में कॉमन है लक्ष्य। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है? लक्ष्य। ठीक। अब सहयोग कब बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयत्न करें। दो या दो से अधिक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयत्न करें तो वो बन जाएगा सहयोग। ठीक। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने विरोधी को या दूसरे व्यक्ति को कष्ट देगा, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब वो क्या बन जाएगा? संघर्ष। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को कष्ट देना, नुकसान पहुंचाना, उनके हितों को चोट पहुंचाना। ठीक। प्रतिस्पर्धा क्या है? इसमें भी लक्ष्य को प्राप्त करना है लेकिन नियमों का पालन करते हुए। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, नियमों का पालन करते हुए, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्पर्धा। जैसे अभी पीएससी में लगभग 200 से 250 पोस्ट हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले प्री निकालेंगे, फिर मेंस देंगे, मेंस क्लियर करने के पश्चात इंटरव्यू, देन मेडिकल चेकअप, फिर पोस्टिंग होगी कहीं पे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं लक्ष्य को प्राप्त करने का, नियमों को फॉलो करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रतिस्पर्धा है। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण, ठीक, और सामाजिक परिवर्तन, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, किनके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम परिवार के द्वारा नियंत्रित करते हैं, माता पिता, भाई बहन के द्वारा प्रशंसा करना, निंदा करना, उनकी उपेक्षा करना इत्यादि के द्वारा। ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन में हम पढ़ेंगे कि समाज में परिवर्तन क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, जनसंख्यात्मक कारण, प्रौद्योगिकी कारण, है ना। जैसे अभी कोरोना के चलते समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति लॉकडाउन के चलते या कोरोना के चलते, है ना, निराशा, हताशा, कुंठा, संघर्ष से, ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, ये सब देखने को मिल रहा है। तो यही सब क्या है? समाज में परिवर्तन है। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, क्यों हो रहा है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे भारत की सामाजिक समस्याएं। समाज की क्या क्या समस्याएं होती है? सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक व्यक्ति का अपने समूह या समाज से या परिवार से संबंध का टूट जाना क्यों होता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नियमहीनता, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमों का उल्लंघन करना। ठीक है, जैसे चोरी करना नियमहीनता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति 25-30 साल का है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका अभी कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, है ना। माता पिता की सेवा करना छोड़ के अगले पक्ष के साथ लगा है ना, चैटिंग सेटिंग डेटिंग कर रहा है, घंटों फोन पे लगा हुआ है अगले पक्ष के साथ, तो वो उसको हम बोल देंगे कि वो नियमहीनता है। ठीक। अलगाव, अलगाव में व्यक्ति अपने समूह या समाज से कटा हुआ महसूस करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। ठीक। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विषमता, मतलब किसी व्यक्ति को या लोगों को समानता के अवसर प्रदान नहीं करना, है ना। इसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, ठीक, संपत्ति, व्यवसाय, ये सब इसके आधार हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान, साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू, अंतरदर्शन, इंटरव्यू, अंतरदर्शन, है ना। जिन अप्रकट तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण संभव नहीं हो सकता, उनकी जानकारी प्राप्त करना साक्षात्कार कहलाता है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों प्रश्नों की सूची है। ठीक। अवलोकन, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक। तो ये हो गया सिलेबस। थोड़ा स्पीड हो गया क्योंकि मुझे वीडियो को छोटा बनाना है ना। इसके बाद हम जानेंगे कि मेंस 2018 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उसके आंसर कैसे लिखें, क्या लिखें, तब ज़्यादा मार्क्स हमको मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी सीजीपीएससी मेंस में कहाँ पर है। पेपर नंबर 6 में है और पार्ट 2 में। इसका मतलब यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या होंगे?
2 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए CGPSC मेंस 2018 के अनुसार 4 लाइन थे स्पेस, ठीक। 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें CGPSC मेंस 2018 के अनुसार कितने लाइन थे, तो 7 लाइन थे। 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें 14 लाइन थे। इसके पहले 8 या 10 लाइन ही होते थे 2017 तक, लेकिन 2018 मेंस में ये 14 लाइन के थे। 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 15 लाइन थे CGPSC मेंस 2018 में, और 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 17 लाइन थे, लेकिन सोशियोलॉजी से 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक है। अब आंसर शीट कैसा है, ये अपना आंसर शीट है। लेफ्ट में एक मार्जिन रहेगा, राइट में एक मार्जिन रहेगा, दोनों के बीच स्पेस रहेगा, लेंथ रहेगा। इसका लेंथ रहेगा 19 से 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, तो आप जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो लेफ्ट और राइट में मार्जिन लगाओ और बीच को एक बार मेज़र कर लो स्केल से, 19 से 20 सेंटीमीटर लगभग रखो। एक बार बस मेज़र करो, फिर आपको आदत हो जाएगी कि इतने ही स्पेस में लिखना है, बार बार मेज़र करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। शब्द सीमा का भी आप ध्यान रखेंगे, है ना, कितने कितने शब्दों में लिखना है, ठीक। अब ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे आपको, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है मान लो कुछ, उसके लिए हमारे पास कितने लाइन है, ये 4 लाइन है। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखा, राइट में एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, इसी में डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, है ना, या कोई डेटा लिख दिया, किसी समिति का नाम लिख दिया, ठीक। तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन 2 पार्ट में आते हैं, है ना। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र क्या है, ठीक, इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो पहला पार्ट हो गया समाजशास्त्र क्या है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने लाइन है, 7 लाइन है, ठीक है। तो पहले 4 लाइन में हमने लिख दिया समाजशास्त्र क्या है, ठीक। फिर पैरा चेंज कर दो, क्योंकि दूसरा पार्ट हो जाएगा ना, तो पैरा चेंज कर दो, यहाँ से लिखो समाजशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो 2 क्षेत्र हैं, है ना, वीडियो में मिल जाएगा सब, ठीक। यदि डायग्राम बनाते बढ़ रहा है, फ्लो चार्ट बनाते बढ़ रहा है, तो छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ पे राइट में ही बनाना है डायग्राम, है ना। बॉक्स बना के बीच में यदि आप बनाएंगे तो इधर लिखेंगे फिर इधर लिखेंगे तो यहाँ पे पूरा चोरो बोरो हो जाएगा, है ना, अस्त व्यस्त हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इसलिए डायग्राम को हमेशा आप बनाएंगे राइट में, वो भी बॉक्स बना के, पेन से ही बनाए अच्छे से, ताकि वो क्लियर दिखे। राइटिंग बहुत अच्छी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। जहाँ पे टेबल की आवश्यकता हो टेबल बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी दिखाओ, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तब इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक। 8 नंबर के क्वेश्चन 14 लाइन ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे CGPSC मेंस 2018 में स्पेस था, है ना, तो जरूरी नहीं है कि 14 के 14 लाइन आप भरें, 10 लाइन में लिख के आंसर खत्म कर दो, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन को तो हमको 100 शब्दों में लिखना है ना। अब वहाँ पे शब्दों को भी काउंट नहीं करते रहना कि 100 शब्द हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि इतने में 100 शब्द हमारा इतने में हो जा रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 14 लाइन को भरे, हम 10 लाइन में आंसर खत्म कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें पैरा दे दीजिए आप 2-3, है ना, पैरा दे के लिखो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा पढ़ने वाले को। क्योंकि ऐसा यदि आपने इधर भी पूरा भर दिया, यहाँ से लाइन से शुरू किया, इधर भी पूरा भरा भरा लगेगा, एकदम कचपचाहट टाइप का लग जाएगा चेक करने वाले को। इसलिए 2-3 आप पैरा दे दो, ठीक। 10 नंबर के क्वेश्चन या 15 नंबर के क्वेश्चन में भी कम से कम 3 पैरा दो आप, 3 पैराग्राफ, तो चेक करने वाले को क्लियरली समझ में आएगा, देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। समझ रहे हैं ना, हम किधर आकर्षित होते हैं, जो हमें सुंदर लगता है। तो राइटिंग बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वे आप राइटिंग, है ना, क्रिएटिविटी, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये हमको अट्रैक्ट करता है, तो उस हिसाब से हमको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक। अब सीधे हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। CGPSC मेंस 2018 में सोशियोलॉजी के आए हुए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी से कुल 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन। 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमको एक बनाना होता है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इन टॉपिक्स या इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक।
इसके अलावा आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, इसमें मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करने के साथ ही कुछ क्वेश्चंस के हैंड रिटन नोट्स वीडियो में ही डाल दिया है, तो आप कंटिन्यू देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि बेहतर से बेहतर आप आंसर क्या लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समुदाय, समुदाय समझ लेते हैं। समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी से बना है। समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी से बना है, जो दो लैटिन शब्दों कॉम और म्यूनिस से बना है। कॉम अर्थात टुगेदर अर्थात एक साथ, म्यूनिस अर्थात सर्विंग अर्थात सेवा करना। अतः समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना। ठीक, इसके अलावा समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे तथा जिसमें हम की भावना पाई जाए। हम की भावना मतलब सुख दुख में साथ साथ रहना। जैसे रायपुर एक समुदाय है, बिलासपुर एक समुदाय है, क्योंकि रायपुर व्यक्तियों का समूह है। रायपुर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं। समुदाय, पहला पॉइंट स्वतः विकास। ठीक, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। स्थायीपन, मूर्तता, अनिवार्य सदस्यता। ठीक, समुदाय की प्रमुख विशेषता है कि इसका विकास स्वतः होता है। यदि कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर जाकर रहने लगे और वहाँ के लोगों को अपना मान ले, उनसे बातचीत करना शुरू कर दे, तो वह समुदाय का रूप धारण कर लेता है। ठीक, स्थायीपन, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में स्थायी रूप से निवास करता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड को हम समुदाय नहीं कह सकते। ठीक, मूर्तता, समुदाय मूर्त होती है। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है, इसे हम देख सकते हैं, अतः यह मूर्त होती है। ठीक, समुदाय की प्रमुख विशेषता है इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है ना। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, अनिवार्य रूप से होता है। व्यक्ति को समुदाय का सदस्य बनने के लिए कोई फीस या रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं रायपुर में रह रहा हूँ तो मैं रायपुर का सदस्य बन गया, रायपुर नामक समुदाय का सदस्य बन गया। बिलासपुर में जाऊँगा तो बिलासपुर समुदाय का सदस्य बन जाऊँगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुष में चार बातें पाई जाती है। कौन कौन सी? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। इसकी संतुष्टि के लिए प्रयास करना पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक, इस संबंध में कहा गया है पुरुषैरर्थ्यते पुरुषार्थ, पुरुषैरर्थ्यते पुरुषार्थ, अर्थात अपने अभिष्ट, अभिष्ट मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, उद्यम करना पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक, इसे चार भागों में बांट सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म मतलब जो धारण किया जाए, अर्थात संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को धारण करना धर्म कहलाता है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति नहीं, बल्कि उन सभी साधनों से है जिससे हम अपनी भौतिक आवश्यकता को पूरी करते हैं। काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं तथा कामनाएं आ जाती है। मोक्ष का अर्थ है हृदय की अज्ञानता का नाश तथा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है हृदय की अज्ञानता का नाश तथा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची में अंतर लिखिए, है ना। ये आप होमवर्क लिख लीजिए, आपको खुद से करना है इसको। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक विषमता या असमानता क्या है? तो विषमता समता का विपरीत है। ठीक, विषमता समता का विपरीत है। विषमता का अर्थ है
व्यक्तियों को पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना। विषमता समता का अपोजिट है, ठीक। विषमता का अर्थ है व्यक्तियों को पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना। इसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे जाति, जन्म, प्रजाति, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता इत्यादि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? वर्ग, क्लास। तो इसको मार्क्स ने डिफाइन किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टतया आधारभूत रूप में वह एक वर्ग प्राणी है, ठीक। इसी प्रकार बाटोमोर ने कहा है कि वर्ग मुख्यतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं। वर्ग उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं, है ना। जैसे जाति बंद होती है। जाति बंद है का क्या मतलब है? जैसे मैं देवांगन हूं तो देवांगन ही रहूंगा, कोष्टा हूं तो कोष्टा ही रहूंगा। लेकिन वर्ग उन्मुक्त होती है। उन्मुक्त मतलब खुला होना, है ना। जैसे मान लो मैं मध्यम वर्ग का हूं, तो मेहनत किया, अच्छा खासा पैसा कमाया, मैंने अपना जीवन स्तर ऊंचा कर लिया, खान पान रहन सहन ऊंचा कर लिया, तो मध्य वर्ग से मैं कहाँ चला जाऊंगा? उच्च वर्ग में, है ना। तो हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं, किंतु एक जाति से दूसरे जाति में हम नहीं जा सकते, क्योंकि जाति बंद होती है और वर्ग उन्मुक्त अर्थात वर्ग में खुलापन पाया जाता है, ठीक। वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक वर्ग का व्यक्ति केवल अपने वर्ग के लोगों के प्रति जागरूक होते हैं, है ना। एक वर्ग के व्यक्ति में जागरूकता जैसे खान पान, रहन सहन, जीवन शैली केवल अपने वर्ग के लोगों के प्रति होती है ना। जैसे शहर के किसी व्यक्ति को या उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति को पूछ दो, भाई अंगाकर रोटी खाएगा क्या, तो उसको पता ही नहीं रहता है कि अंगाकर रोटी क्या होता है ना। इसी तरह निम्न वर्ग के व्यक्ति को या गांव के किसी व्यक्ति को पूछ दो, मंचूरियन खाएगा क्या, है ना, पनीर चिली खाएगा क्या, तो उसको नहीं पता रहता है कि क्या होता है मंचूरियन, है ना। तो खान पान, रहन सहन के बारे में जानकारी एक वर्ग का व्यक्ति केवल अपने वर्ग के लोगों के प्रति ही रखता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट करें। सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन, ठीक है। विघटन मतलब टूटना। इसे डिफाइन किया है इलियट व मेरिल ने। इनके अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाता है, ठीक। सामाजिक विघटन क्या है? समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाना। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कुछ कारण मैं लिख देता हूं, जैसे एकमत्य का ह्रास, व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देना, रूढ़ियों और संस्थाओं के बीच संघर्ष होना, परिस्थिति और भूमिका की अनिश्चितता, ठीक। एकमत्य का ह्रास, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। सामाजिक जीवन से महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकांश सदस्यों में मत भिन्नता होती है ना। समस्या को हल करने में वे सामान्य प्रयत्नों को नहीं लगाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वार्थ, यदि व्यक्ति समूह के स्थान पर मैं को, यदि व्यक्ति समूह के स्थान पर मैं को अर्थात सामान्य लक्ष्यों के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देने लगे, तो यह समझा जाता है कि उसके द्वारा समूह या समाज की उपेक्षा की जा रही है। यदि समाज के अधिकांश सदस्य इस प्रकार अपने अपने कार्यों की अधिकतम पूर्ति में लग जाते हैं, तो वहाँ सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। रूढ़ियों और संस्थाओं के बीच संघर्ष, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप बदल जाती है। यदि उससे संबंधित रूढ़ियां या अंधविश्वास ज्यों की त्यों बनी रहे, तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। परिस्थिति और भूमिका की अनिश्चितता। परिस्थिति मतलब पद, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी भूमिका है आपको पढ़ाना, तो यदि दोनों में असमानता पाई जाए, मैं आपको पढ़ाना छोड़ के गप्पे मारना शुरू कर दूं, तो हमारे बीच तो खराब हो जाएगी, हमारे बीच संबंध खराब हो जाएंगे, हमारे बीच संबंध टूटेंगे, है ना। तो इसी को बोला जाता है सामाजिक विघटन। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आयु है 25 से 30 साल, उसकी शादी अभी नहीं हुई है ना। अब उसने माता पिता की सेवा करना छोड़ के क्या कर रहा है? अगले पक्ष से बातचीत कर रहा है,
मोबाइल में घंटों उसके साथ लगा है, डेटिंग कर रहा है, चैटिंग कर रहा है ना, तो क्या होगा, संबंध तो टूटेंगे ना, है ना। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति और भूमिका की अनिश्चितता के कारण भी सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। क्लियर है। तो ये हो गया सामाजिक विघटन। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध लिखिए, है ना, ये आप खुद से कीजिए, होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा स्पष्ट करें। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। अंतःक्रिया करना मतलब इंटरैक्शन करना, बातचीत करना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। इसकी 2 दशाएं होती है। पहला है सामाजिक संपर्क, ठीक। दूसरा है संचार। सामाजिक संपर्क को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क। प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क मतलब आमने सामने के संबंध, जैसे मेरा और आप लोगों का संबंध क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, ठीक। अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क मतलब अवैयक्तिक संबंध होना, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, अवैयक्तिक संबंध, है ना। जैसे मैं टेलीफोन पर बातचीत करता हूँ, फ़ोन पे बातचीत करता हूँ, या कोई भी फ़ोन पर बातचीत करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, ठीक। संचार क्या है, अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरों तक पहुंचाना। इसमें शब्दों, प्रतीकों तथा मुख मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया सामाजिक संपर्क, और इसके साथ ही सामाजिक अंतःक्रिया भी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की विशेषताएं बताइए। कास्ट सिस्टम, ठीक। अब इसमें हम जब आंसर लिखेंगे, चूंकि इसमें 7 लाइन स्पेस है, 6 या 7 लाइन है ना, तो हमको ऐसा नहीं लिखना है कि जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, 1 लाइन तो उसी में खराब हो गया, है ना। हम सीधे आंसर लिखना शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1 डाल के, ठीक। जैसे आंसर लिखना शुरू करें तो हम क्या करें, पॉइंट नंबर 1 डाल दिए, सीधा पॉइंट लिखेंगे। जैसे इसका महत्वपूर्ण विशेषता है खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था की विशेषता खंडात्मक विभाजन, भोजन संबंधी प्रतिबंध, ठीक। पेशा संबंधी प्रतिबंध होते हैं जाति व्यवस्था में, ठीक है। विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं जाति व्यवस्था में, ठीक। खंडात्मक विभाजन देखते हैं। खंडात्मक विभाजन का अर्थ है एक जाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना या हम की भावना केवल अपने जाति के सदस्यों के प्रति होती है, अन्य जातियों के सदस्यों के प्रति नहीं, ठीक। भोजन संबंधी प्रतिबंध, प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को यह बताती है कि उसे किसके यहाँ कच्चा, पक्का या फलाहारी भोजन करना चाहिए, ठीक। उच्च जाति के हाथों का बना भोजन सभी लोग ग्रहण करते हैं, जबकि निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाया गया भोजन उच्च जाति के लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक। अगला है पेशा संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत पेशा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कई जातियों के नाम से उनके व्यवसाय का बोध होता है, जैसे सोनी का सुनार, ठीक। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें, है ना। जैसे मैं देवांगन या कोष्टा जाति का हूँ, तो मेरे दादा के दादाजी लोग, बहुत पहले की बात है, हमारी जाति का परंपरागत पेशा था या है अभी भी कहीं कहीं पर कपड़े की बुनाई करना, है ना। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति या हमारी जाति या कोई भी जाति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यवसाय को चुनने लगा है ना। आज कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन ये सब बात हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की विशेषताएं। यदि क्वेश्चन पूछता कि
जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन को समझाइए, तब उसमें हम ये सब लिख सकते थे, है ना। अगला पॉइंट देखिए, विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसका अर्थ है एक व्यक्ति अपनी जाति या अपनी उपजाति में विवाह कर सकता है, अन्य जातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर उसे समाज द्वारा दंडित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जाति व्यवस्था की विशेषताएं, है ना। अगला 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। तो इसे कुल 7 चरणों में बांटा गया है। पहला है मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। दूसरा शौच अवस्था, अनल स्टेज। तादात्मीकरण अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज। अगला है किशोरावस्था, फिर है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और 7वां है वृद्धावस्था। ठीक, 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए मेंस 2018 में 14 लाइन स्पेस था। अब मान लो 14 लाइन नहीं होंगे, 10 ही लाइन होंगे, तब क्या करना पड़ेगा, किसी 2 अवस्था को काट दो। आप किसको काट सकते हो, इसको काट दो, तादात्मीकरण अवस्था को, आवश्यकता नहीं है लिखने की। प्रौढ़ अवस्था को काट दो, आवश्यकता नहीं लिखने की। तो 5 पॉइंट के 2-2 लाइन आंसर लिखिए, तो 5 दूने 10 लाइन हो जाएगा, है ना। अब 14 लाइन है तो 7 पॉइंट है हमारे पास, तो 7 दूने 14, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आंसर में ये नहीं लिखेंगे कि समाजीकरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित है, नो नीड टू राइट। सीधा आप पॉइंट नंबर 1 डाल के आंसर लिखना शुरुआत करें, है ना। पहला पॉइंट है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था क्या है, इसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। यह अवस्था 0 से 1.5-2 साल की आयु तक मानी जाती है। इसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपना सुख दुख, है ना, मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। बच्चा अपने भोजन के बारे में या अपनी देखभाल के बारे में एक संकेत देना सीखता है, किसमें, मौखिक अवस्था में। ठीक, दूसरा है शौच अवस्था। यह अवस्था 2 साल की आयु से 4 साल की आयु तक मानी जाती है। इसमें बच्चे को शौच का ज्ञान कराया जाता है, उसे कब शौच करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए का ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले ना करना की शिक्षा दी जाती है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे को टॉयलेट के बाहर में या आंगन हो तो आंगन में शौच करने के लिए पेपर बिछा देते हैं सुबह सुबह, बोलते हैं बेटा करो, है ना। तो इस अवस्था में माता पिता अपने बच्चों को शौच का ज्ञान करवाते हैं कि उसे कब करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, उसे आदत डलवाई जाती है। ठीक है, अगला है तादात्मीकरण अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज। यह अवस्था 4 साल की आयु से 12 साल की आयु तक होती है। इसमें बच्चा लिंग भेद सीखता है। इसी अवस्था में बच्चे को पता चलता है कि वो एक्चुअल में लड़का है कि लड़की है। ठीक है, इसमें बच्चे को जानकारी होती है कि लड़कों को दिए जाने वाले खिलौने और कपड़े लड़कियों को दिए जाने वाले खिलौने और कपड़ों से अलग होती है। ठीक, अगला है किशोर अवस्था। इस अवस्था में युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्रता चाहता है। यह भारी तनाव का काल है, क्योंकि इस अवस्था में युवा बालक अथवा बालिका को कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव, जैसे व्यवसाय का चुनाव इत्यादि। ठीक, युवावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति पिता, पति या दामाद इत्यादि की परिस्थितियां प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाता है। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति की आयु अब 40 से 50 साल की हो गई है ना। तो अब ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भूमिका निभाएगा। ठीक, उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शिक्षा दीक्षा या उसके विवाह की जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ जाती है। ठीक, अगला वृद्ध अवस्था। अब इस अवस्था में व्यक्ति दादा बन गया, नाना बन गया, श्वशुर बन गया, तो उसके हिसाब से समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को करता है और अपनी भूमिकाएं निभाता है। ठीक,
ये हो गया समाजीकरण के प्रमुख चरण। इसके बाद देखिए सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, खुद से करिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर के संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध स्पष्ट करें, ये भी आपके लिए होमवर्क है ना। वैसे इन सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, किसमें, वीडियोस में। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, देख सकते हैं ना। ये सारा डिटेल्स उसमें मैंने बता दिया है। ठीक, एक और बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, क्योंकि एक लाइन तो वैसे ही खराब हो जाएगा, उसके बाद 3 लाइन बचेंगे तो उसमें क्या विशेषता लिखेंगे। इसलिए सीधे उत्तर पॉइंट नंबर 1 सीधा आंसर लिखना शुरू करेंगे। यदि क्वेश्चन में पूछा विशेषता, लाभ, हानि, अंतर, तो इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक, कहीं कहीं पर हमको क्वेश्चंस के आंसर में भूमिका लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, बीच में मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस में तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन में यदि 8 लाइन या 10 लाइन का स्पेस हो तो इसमें भी हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन में हम जरूर कंक्लूजन लिखें, जरूर भूमिका लिखें, है ना। ठीक, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल गए होंगे शायद वीडियो में ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा यदि आपको कोई समस्या हो तो। धन्यवाद।